Hello guys, welcome to my channel that is Science Stupidity। तो चलो आज हम शुरू करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इस बार ये चैप्टर जो है ये पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो इस चैप्टर में मेनली चार टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ। साथ ही में कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स भी है कि हम रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब वो फ्लो करते हैं तब ये चार्ज रेडिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फ्लो रेडिएट चार्जेस, और इन चार्जेस की फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ठीक है, हम जानते हैं कि वाटर करंट क्या होता है। वाटर करंट यानी कि फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, और द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे पानी कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, ठीक है, वैसे कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इसका SI यूनिट जो है ये है एम्पियर, जो कि आंद्रे मारी एम्पियर के नाम पे रखा गया है, जो कि एक साइंटिस्ट थे। इसका SI यूनिट जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, वैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, राइट। नाउ 1 कूलम चार्ज इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये चार्ज रेडिएट करते हैं जब ये फ्लो करते हैं, तो ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज रेडिएट करते हैं? कूलम जो है ये यूनिट है किसकी? चार्ज की, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज जो है वो रेडिएट करते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज रेडिएट करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना चार्ज रेडिएट करता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज रेडिएट करते हैं, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रेडिएट करता है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19 कूलम चार्ज रेडिएट करता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? नाउ I is equals to Q upon T, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, और या फिर कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर किससे करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को हम एमीटर नाम के डिवाइस से मेजर करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं 2 टैंक्स। आपको नहीं लेने टैंक्स, जस्ट अज्यूम दैट वी आर हैविंग 2 टैंक्स। तो एक टैंक में ज़्यादा पानी है और एक टैंक में कम पानी है। तो पानी जो है वो ज़्यादा पानी वाले टैंक से कम पानी वाले टैंक में जाएगा। तो जब पानी ज़्यादा टैंक वाले पानी से कम टैंक वाले पानी में जा रहा है, इसका मतलब कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है, यानी कि एक फोर्स लग रहा है इस पानी को मूव करने के लिए एक टैंक से दूसरे टैंक में, राइट। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने के लिए एक वर्क डन लगता है, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो अपने आप तो मूव नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए एक वर्क डन लगता है। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे चार्ज जो है वो हमारे रिमोट में भी फ्लो करता है, तो रिमोट में जब चार्ज जो है फ्लो करता है,
एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि रिमोट में भी चार्ज फ्लो होते हैं। तो ये काम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करने का काम हमारी बैटरी करती है। यानी कि बैटरी में जो है वो दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जैसे यहाँ पे दो टैंक्स है, वैसे ही वहाँ पे दो टर्मिनल्स होते हैं जिससे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फ्लो करता है। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ऐसा यूनिट जो है, इसका मेजरिंग यूनिट क्या है कि कितना चेंज है, कितना डिफरेंस है, या फिर कितना वर्क डन है मूव करने के लिए यूनिट चार्ज को। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐसा यूनिट वोल्ट, जो कि अलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ पे V स्टैंड करता है वोल्ट के लिए, W स्टैंड करता है वर्क डन के लिए और Q स्टैंड करता है चार्ज के लिए। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, जब 1 जूल वर्क डन से 1 कूलम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, तब हम बोलेंगे कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये जनरेट हुआ है। 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है ये जनरेट हुआ है। और इसको हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से जिसका नाम है वोल्ट मीटर। जैसे हम करंट को मेजर करते हैं एम्प मीटर से, वैसे ही इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। रेजिस्टेंस। अब व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जो है ये बिल्कुल फ्रिक्शन जैसा ही है। फ्रिक्शन क्या करता है, जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन हम लोगों को हमेशा पीछे खींचता है। जब हम आगे फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन हम लोगों को पीछे खींचता है। वैसे ही जब चार्जेस आगे बढ़ना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस उनको पीछे खींचता है। तो ये है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे लिखा है कि अलॉयज हैव मोर रेजिस्टेंस देन मेटल्स। अलॉयज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। क्यों? आपने कभी सुना है कि किसी अलॉय को यूज़ किया जा रहा है, फॉर मेकिंग अ वायर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लो? नहीं ना, क्योंकि जो अलॉयज होते हैं इनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो मेटल्स होते हैं स्टील, सिल्वर, आयरन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनमें रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है। यानी कि ये चार्जेस को आगे बढ़ने देते हैं और अलॉयज जो है ये चार्जेस को पीछे खींचते हैं। यानी कि अलॉयज जो है ये चार्जेस को रोकते हैं आगे जाने से, जैसे कि फ्रिक्शन हम लोगों को आगे जाने से रोकता है। तो इसीलिए अलॉयज को यूज़ नहीं किया जाता वायर्स बनाने के लिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। स्टील हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये ना सिल्वर होना चाहिए था, तो सिल्वर हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो सिल्वर जो है ये एक मेटल है जिसका रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से सिल्वर जो है ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। इससे चार्जेस जो है ये आगे जो है वो फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये स्टील नहीं होगा, ये सिल्वर होगा, याद रखना। तो सिल्वर हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो जब सिल्वर जो है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको आगे बढ़ने देता है। ठीक है, ये सिल्वर होगा। इसीलिए ये जो है ये मोस्टली वायर्स बनाने के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट अगर हम सिल्वर को यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। अब इट इज़ अ कांस्टेंट, यानी कि रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट है, ये हम लोगों को आगे पता चलेगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, हम रेजिस्टेंस को क्या चीज़ से मेजर करते हैं? ओम से, जो कि जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। अब इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो अब यहाँ पे हमारा V क्या है? V है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और I है हमारा करंट। यानी कि V अपॉन I जो है ये V अपॉन I जो है ये क्या होगा? R, यानी कि रेजिस्टेंस। V अपॉन I R होगा। V यानी कि हम लोगों ने जो पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और I यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट। ये दोनों जो है V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। तो हम लोग जब इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल्स टू R।
यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी कि कितना प्रेशर लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि कितना मूव हो रहा है, उसके बीच में जो रुकावट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो इसीलिए V/I इज इक्वल्स टू R, ये रुकावट हमारी R है और ये जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये पूरे वायर में जो है वो R जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, यानी कि पूरे वायर में, पूरे मेटल में R जो है रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। अब SI यूनिट बेस में अगर हम फॉर्मूला देखें तो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो वोल्ट जो है वो किसका SI यूनिट है, वोल्ट हमारा SI यूनिट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, और ये जो एम्पियर है ये किसका SI यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट अपॉन इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म्ड एज रेजिस्टेंस, दैट इज 1 ओम, और रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, ओम। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। अब जाते हैं हम अगले टॉपिक में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का बीच का रिलेशन क्या है। हम लोग अभी अभी क्या पढ़े कि R इज इक्वल्स टू V/I, यानी कि R इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। अब ये V और I का और क्या रिलेशन है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये I करंट के बीच में और क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे ही वैसे करंट का फ्लो जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज, यानी कि हम जैसे जैसे प्रेशर, पानी का टैंक वाला एग्जांपल याद है ना, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे पानी वैसे वैसे ज़्यादा मूव करेगा। तो यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट का फ्लो जो है वो भी बढ़ेगा। और हम लोगों को क्या पता है कि कांस्टेंट R होता है, यानी कि V/I इज इक्वल्स टू R, जो बीच में रुकावट आएगी वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। और ओम्स लॉ क्या बोलता है कि दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्रू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो करंट फ्लो कर रहा है उससे थ्रू इट, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, यानी कि फिजिकल स्टेट जैसे कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अगर टेम्परेचर सेम है तो V इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज होने पर करंट का फ्लो जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। लेंथ ऑफ द वायर यानी कि वायर की लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन यानी कि वायर के बीच में एरिया कितना है, कितना बड़ा कितना मोटा वायर है, और किस मटेरियल का बना हुआ है वो। तो लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर, लॉन्गर द वायर लॉन्गर इज द रफ सरफेस प्रोवाइडेड, यानी कि जितना लंबा वायर है, ठीक है, वायर के हर एंड में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं खुरदरापन, ठीक है, जितना ज़्यादा खुरदरापन है उतना ही ज़्यादा वो चार्जेस को पीछे लेके जाएगा। फ्रिक्शन के एग्जांपल से हम लोग देखें तो रफ सरफेस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको फ्रिक्शन से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो लॉन्गर द वायर लॉन्गर इज द रफ सरफेस प्रोवाइडेड, यानी कि जितना लंबा वायर है उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रफ सरफेस होगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो भी ज़्यादा होगा। जैसे कि जितना लंबा वायर है उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन भी होगा, तो वैसे रेजिस्टेंस जो है वो भी ज़्यादा होगा।
क्योंकि वायर की लेंथ जो है वो हम बढ़ा दिए हैं, तो इसीलिए रफ सरफेस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो वैसे ही जब हम लोग लेंथ वायर की बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ शॉर्टर द वायर, जितना छोटा हमारा वायर है उतना ही छोटा हमारा रफ सरफेस है। मतलब इसी का अपोजिट, वायर जितना छोटा है उतना ही कम हमारा रफ सरफेस है और उतना ही कम हमारा रेजिस्टेंस होगा। जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस, यानी कि वायर की लेंथ कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कम है, और वायर की लेंथ ज़्यादा कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो इसीलिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नाउ अब हमारा अगला क्या था, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ ऑफ वायर हमने कवर कर लिया है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करती है। थिनर द वायर विल बी, द मोर कंजस्टेड इट विल बी, मोर रेजिस्टेंस, यानी कि जितना कम वायर है उतना ज़्यादा रफ स्पेस ऊपर और नीचे होगा, ठीक है, और उतना ज़्यादा यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा पूरा। तो जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वैसे यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो जितना पतला वायर होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होने वाली है, और जितना मोटा वायर होगा यहाँ पे कंजस्टेड जो है वो कम होगा, यानी कि यहाँ पे बीच में स्पेस है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो इसीलिए जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और आराम से जो है वो फ्लो कर पाएगा। मतलब हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब जब बढ़ा रहे हैं, whenever we increase the area of cross section, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ते ही हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसीलिए ये जो है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारा जब जब कम हो रहा है तब रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि कंजस्टेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ये जो है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड टॉपिक क्या था हमारा, नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है, यानी कि किस मटेरियल से जो है वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हम लोग पढ़े क्या थे कि अलॉयज जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं दो मेटल्स के, और अलॉयज जो होते हैं इनमें रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि अलॉयज जो हैं वो पीछे खींचते हैं चार्जेस को, जबकि मेटल जो होते हैं वो आगे आगे बढ़ने देते हैं उसका सॉरी वो स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। तो यहाँ पे हम कहाँ थे जी, हाँ, तो हम जो थे वो डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, और अलग अलग मेटल्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो भी अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग मेटल्स की भी अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। किसी मेटल में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और किसी मेटल में कम रेजिस्टेंस होता है। तो मेटल विल लेस रिएक्टिविटी इज़ अ गुड कंडक्टर। तो जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो लेस होती है, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती है, वो जो होती हैं वो अच्छे मेटल्स होते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं सिल्वर को। सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत कम है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी नहीं दी हुई है, बट सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो है ये बहुत ज़्यादा कम होती है, तो जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है और वो जो है वो पास होने देता है इलेक्ट्रॉन्स को। अगर रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती तो वो उसको पीछे खींचते। तो इसीलिए जिन मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है वो कंडक्टर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे फ्लो करने देते हैं। अब अगला है हमारा रो। ये रो क्या होता है, रोने वाला रो नहीं है, बट एक्चुअली रो होता क्या है। तो रो जो है ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, और इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो जो मटेरियल है हमारा, जो कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, रो से। ये इसकी एक यूनिट है, कांस्टेंट है, लेकिन ये आगे पता चलने वाला है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है ओम मीटर।
तो जब हम लोग लिखते हैं आर, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द वायर से, क्योंकि लेंथ जब जब बढ़ रहा है तब तब क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ रहा है। और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये रो जो है ये कांस्टेंट, अगर हम लोग इसको हटा दें, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लगा देंगे रो। तो आर इज इक्वल्स टू रो, यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या है, ये भी हमारा, क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है जिस पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टिविटी क्या है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे रो। अब हम लोग इसकी यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है किसका, इसके एसआई यूनिट का, ये कैसे आया, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओम, रो की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, और लेंथ जो है वो मीटर से डिनोट होगा, और ये जो है ये मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो ये यहाँ पे ट्रांसपोजिशन की वजह से ये जो है ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर आ गया है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये जो है ये रो की वैल्यू हमारी आ जाएगी ओम मीटर, रो की वैल्यू हमारी आ जाएगी ओम मीटर, यानी कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी को हम मेजर करते हैं ओम मीटर से। हैंड राइटिंग बहुत ख़राब बन रही है बट चला लो यार। अब metals and alloys have electrical resistivity ranging from 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter। तो metals और alloys जो होती है उसकी resistivity होती है 10 to the power minus 8 से ओम मीटर से लेके 10 to the power minus 6 ओम मीटर तक। और जो इंसुलेटर्स होती है उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो होती है 10 to the power 12 से लेके 10 to the power 17 तक, यानी कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो है वो पीछे खींचते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं इसीलिए, क्योंकि वो जो है वो कंडक्टर नहीं है तो इंसुलेटर है, यानी कि वो चार्जेस को आगे फ्लो नहीं करने देते, उसको पीछे खींचते जाते हैं। तो दैट इज़ वाई इंसुलेटर्स जो हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो 10 to the power 12 से 10 to the power 17 तक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स की रेजिस्टर्स हमारे कैसे कंबाइंड हैं, सीरीज रेजिस्टर्स होते हैं और पैरेलल रेजिस्टर्स होते हैं। सीरीज में रेजिस्टर्स को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये ऐसा एक बनता है जिगजैग जिगजैग, ये हमारा रेजिस्टर होता है, ये आगे हमको दिखेगा, ये हम ऐसे ही रेजिस्टर का सिंबल बनाते हैं। अब द रेजिस्टर्स आर कंडक्टेड एंड टू एंड, सीरीज रेजिस्टर की बात हो रही है पहले, तो सीरीज रेजिस्टर में एंड टू एंड जो है वो कनेक्टेड है। ये देखो जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टर है, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टर है, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यानी कि एंड टू एंड, इस एंड से ये एंड, ये एंड से ये एंड, और ये जो ये लाइन से जो है वो कंबाइंड है, सीरीज में कंबाइंड है ना, लाइन से कंबाइंड है सब। टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यूज आर एडेड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं ताकि जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो स्लो हो जाए थोड़ा सा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस हम कैसे पता लगाते हैं, रेजिस्टर्स को ऐड करके, यानी कि एक रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, दूसरे की कितनी है और तीसरे की वैल्यू कितनी है, तीनों को हम जो है वो ऐड कर देंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं ताकि हर एक वैल्यू का रेजिस्टर नहीं आता ना, तो हम लोग उसको ऐड कर करके उस वैल्यू का रेजिस्टर बनाते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोगों को अलग अलग रेजिस्टर चाहिए होता है। जैसे हम लोगों को कोई छोटा अप्लायंस जो है वो कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोगों को कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ज़्यादा लगा देंगे तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उसके लिए हम जो है वहाँ पे रेजिस्टर को ऐड करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका चार्ज जो है वो थोड़ा सा स्लो फ्लो करे। तो इसीलिए हम लोग को जितने भी वैल्यू का चाहिए होता है उतना हम ऐड कर करके बना लेते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, तो ये जो है ये सीरीज रेजिस्टर, इसको हम लोग RS से डिनोट करेंगे, यानी कि रेजिस्टर सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इन दिस द करंट इज सेम इन ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, हर एक पार्ट में सर्किट के करंट जो होता है वो सेम होता है, यानी कि फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो पूरे वायर में 1 एम्पियर फ्लो करेगा ना,
1 एम्पियर करंट का वोल्टेज जो है प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो 1 एम्पियर जो है वो पूरे हर एक रेजिस्टर से फ्लो होते हुए जाएगा। अब पैरेलल रेजिस्टर, इन दिस द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलली। इसमें जो है वो रेजिस्टर जो है वो पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वहाँ पे लाइन से कनेक्टेड थे लेकिन यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। हर एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, जैसे इसका अगर वैल्यू है 3 ओम, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3 ओम, जैसे इसका फर्स्ट का वैल्यू है 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, तो ये जो है ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये जो होगा इसका टोटल सम जो होगा ये होगा पैरेलल रेजिस्टर का, यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सबके रेसिप्रोकल का सम होगा। अब डिसएडवांटेज क्या है सीरीज रेजिस्टर का? सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? पैरेलल रेजिस्टर जो होते हैं ये बेटर होते हैं सीरीज रेजिस्टर के, और इसका न्यूमेरिकल जो होता है ना पैरेलल रेजिस्टर का वो भी बड़ा अजीब होता है। तो बेसिकली पैरेलल रेजिस्टर, जो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है ना वही चीज़ अच्छी होती है। तो यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टर्स जो है वो बेटर है सीरीज रेजिस्टर से। तो वी कैन नॉट कनेक्ट टू डिवाइसेस टुगेदर इन सीरीज as they need serve currents of widely different values। तो हम सीरीज़ में जब किसी, यहाँ पे मान लेते हैं एक अप्लायंस को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज़ में मान लेते हैं, तो यहाँ पे दूसरे अप्लायंस को और यहाँ पे तीसरे अप्लायंस को, यहाँ से हम लोग जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारी बैटरी है, वेल बैटरी से नहीं चलने वाला है ये, बट ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ। तो यहाँ से हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं बैटरी से, इधर बैटरी से हम लोग जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक अप्लायंस को, इस अप्लायंस को, इस अप्लायंस को और इस अप्लायंस को हम लोग जो है वो करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बैटरी ख़राब हो जाती है या फिर यहाँ पे वायर में बीच में ब्रेक आ जाता है तो करंट आगे फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सारे अप्लायंसेस जो है ये बंद हो जाएंगे। क्यों भाई? जब यहाँ से इधर ही करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है तो इधर कहाँ से पहुँचेगा? यहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं करंट। तो इसीलिए हाँ, ये सीरीज रेजिस्टर का ये एक पहला डिसएडवांटेज है। When one component fails, the circuit is broken। वैसे ही जब एक कंपोनेंट फेल हो गया तो सर्किट जो है वो टूट जाएगा हम लोगों को। और हाँ, जैसे ये पहला पॉइंट में लिखा है कि जैसे हर एक अप्लायंस को अलग अलग अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जैसे इस वाले को 2 जूल एनर्जी चाहिए, इस वाले को 4 जूल चाहिए, इस वाले को 7 जूल चाहिए, तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो ये अकेला जो भी मान लेते हैं 4 जूल का ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये अकेला जो है ये सबको एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर पाएगा? तो इसीलिए सबको अलग अलग रिक्वायरमेंट हो, तो इसी वजह से पूरी ज़िंदगी हराम हो जाती है। अब व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन, द पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट अमंग डिफरेंट अप्लायंसेस। और जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है वो अलग अलग अप्लायंसेस में करंट जो है वो डिवाइड कर देता है, आराम से वो सबको करंट को डिवाइड करके हर एक अप्लायंस में डाल देता है, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ टॉपिक्स हैं तो ये भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है ये? अब हम देखते हैं कि जब भी किसी भी मेटल से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी मेटल है ये, उससे इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास हो रही है, वेल ये मेटल नहीं है बट हम अज्यूम कर लेते हैं, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है तो ये जो है ये हीट हो जाता है। हम बल्ब में भी देखते हैं कि बल्ब जो थोड़ी देर जलने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, राइट। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोन। तो ये इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोन। हीट जितना होगा, यानी कि जितना हमारा हीट है, जितना हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारी हीट जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसके
करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा ही हीट जनरेट होने वाली है। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसके जितना करंट फ्लो हो रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा हम करंट को पास कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, हमारी हीट जनरेट हो रही है। इसको हम H से डिनोट कर रहे हैं और I जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा हीट भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो अब हीट इज़ इंक्रीज विथ रेजिस्टेंस, हीट जो है वो इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस के साथ। जब हम फ्रिक्शन, हम हाथ को जब भी ठंड होती है तो हम हाथ को ऐसे से रब करते हैं ना, हाथ को ऐसे से रब करेंगे, ठीक है। तो हाथ को हम दोनों हाथों को हम अपने रब करते हैं, तो फ्रिक्शंस की वजह से जो है वो हम हीट प्रोड्यूस होती है। अब रेजिस्टेंस में बता चुकी हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कुछ फ्रिक्शन जैसा है। तो रेजिस्टेंस जो है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी, यानी जब फ्रिक्शन होता है तब हीट ज़्यादा होती है, तो वैसी रेजिस्टेंस होगा तो भी हीट ज़्यादा होगी। तो इसीलिए H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब हीट इज़ ऑल्सो इंक्रीज विद ड्यूरेशन। तो अब अगर हम ज़्यादा देर तक अपने हाथों को रब करते हैं तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो वैसे ही जब रेजिस्टेंस के केस में भी जब ज़्यादा देर तक रेजिस्टेंस जो है वो रहता है, ज़्यादा देर तक चीज़ें रहती हैं, तब हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगी तब हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसका ओवरऑल फार्मूला क्या है हमारा, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। H is directly proportional to I square RT, where I stands for current, करंट इंक्रीज होगा तो हीट इंक्रीज होगी, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। यहाँ पे तो आप सर्दियों का एग्जांपल ले सकते हैं, और टाइम जितनी ज़्यादा देर के लिए करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट हमारी प्रोड्यूस होने वाली है। फॉर्मूलाज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूलाज भी हैं हम लोगों को जो यूज़ करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स में। अफसोस, वेल आई डोंट लाइक न्यूमेरिकल्स, तो पर फिर भी हम लोगों को करना तो पड़ेगा। तो फॉर्मूलाज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूलाज पे भी ध्यान देना होगा। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वोल्टेज V पढ़े थे तब हम लोगों को पता चल गया था कि वर्क डन अपॉन चार्ज जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये हम यहाँ पे डेरिवेशन है ये एक फॉर्मूला का, किसके, हीटिंग इफेक्ट के। वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब यहाँ पे हम जब ट्रांसपोज कर देंगे, चार्ज को इधर ले आएंगे, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अब जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज, टाइम को इधर ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू चार्ज। तो अब हम लोगों को चार्ज की वैल्यू मिल गई, तो अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जो है हम लोग रिप्लेस कर देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी। चार्ज की वैल्यू क्या है, I इंटू टी। ये I इंटू टी हो गया यहाँ पे, इधर लास्ट में I इंटू टी है, और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसके लिए का यूनिट, वो क्या है, वैल्यू, तो V है। इसको हम V से डिनोट करते हैं ना, एनोटेशन इसका, और W यानी कि वर्क डन। तो ये जो है हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया है हीटिंग इफेक्ट का। यहाँ पे हम लोग W को H से भी रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ बाय ओम्स लॉ रिप्लेसिंग V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। हम लोगों को ओम्स लॉ से क्या पता है कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, पता है कि नहीं, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। वेल हम लोग ओम्स लॉ में इसको कैसे यूज़ किए थे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और हमारा क्या था, यूनिट R था, कांस्टेंट R था, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। हम लोगों को ओम्स लॉ से ऑलरेडी पता है। नाउ बाय ओम्स लॉ रिप्लेसिंग V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, पता है कि नहीं, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। वेल हम लोग ओम्स लॉ में इसको कैसे यूज़ किए थे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और हमारा क्या था, यूनिट R था, कांस्टेंट R था, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। हम लोगों को ओम्स लॉ से ऑलरेडी पता है।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था हमारा ऊपर में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे फिर रिप्लेस कर देंगे, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर दिए, ये V को भी हम लोग रिप्लेस कर दिए किससे, I इंटू आर से, और T जो है वो आई टी जो है ये एज इट इज़ रहेगा जो हम लोग चार्ज के लिए रिप्लेस किए थे। तो अब W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये हीट का ही तो फॉर्मूला है जो हम लोग पहले देखे थे। ये V इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो ये जो है हम लोग इसी को सिर्फ डिराइव किए हैं, राइट। अब यहाँ पे पावर और एनर्जी जो है ये भी हम लोग इसको यूज़ किए हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी क्लास 9th में पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, या तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। तो पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन टी, और पावर इज इक्वल्स टू, यानी कि पावर क्या था हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो W अपॉन टी हमारा पावर था। अब SI यूनिट क्या था हमारा पावर का, वॉट था या फिर जूल पर सेकेंड था, ये सब क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। हम लोगों को पता क्या है, अभी पता चला है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे चार्ज को, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू चार्ज इज इक्वल्स टू वर्क डन। और इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम हम लोग को पता है, चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। ये सब चीज़ों को रिप्लेस करने के बाद जो भी हम लोगों को पता है ना, उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे पावर के फॉर्मूला में। तो W इज इक्वल्स टू VIT, ये आ जाएगा। पीछे क्या आया था हमारा हीट के फॉर्मूला में, देखते हैं पहले। W इज इक्वल्स टू VIT, ये ऑलरेडी ये पहले की चीज़ है हमारी, ये जो आई थी, ये पहले जो डेरिवेशन था ना यहाँ तक का, जो कि हम लोग वर्क डन के फॉर्मूला में रिप्लेस किए थे, किसको, चार्ज को रिप्लेस किए थे पहले, वो यही तक आया है ये, ठीक है। अब W इज इक्वल्स टू VIT। अब हम क्या करेंगे, पावर जो है इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो हम इसको जो है वो T से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये जो T है ये T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल्स टू V अपॉन आई आ जाएगा। अब उसके बाद नाउ रिप्लेसिंग V बाय ओम्स लॉ, हम लोगों को ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, जहाँ पे R कांस्टेंट था और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब ये जो है ये V जो है ये क्या होगा, V I इंटू आर हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल्स टू क्या था, V को हम लोग रिप्लेस कर दिए I इंटू आर से, और I ऑलरेडी था तो इसीलिए आई स्क्वायर आर।